हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपीपीएससी 2023 के लिए जो मेंस की हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका हम पेपर 5 डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि हम इस सीरीज में क्या करते हैं कि हम पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके मॉडल आंसर्स के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमने 2023 के लिए स्टार्ट किया हुआ है, 2022 करेंगे, फिर 2021, ऐसे 2018 तक हम सारे क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हमने ये पेपर 5 चल रहा है और पेपर 1 की सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, तो आप ये प्ले लिस्ट में से जाके फॉलो कर सकते हैं और डेली मेरे साथ अपनी आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, पेपर 1 और पेपर 5 चल रहा है अभी, और हमने 2022 के लिए जो क्वेश्चन है उनकी लाइव आंसर राइटिंग सीरीज भी है, तो आप वहां से जाकर वो भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि हम कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। तो हम क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी डेफिनेशन, कीवर्ड्स या उनको हम डिफाइन करते हैं। कोई हमारे पास डेटा है, कोई रिपोर्ट है, हम उसको कोट करते हैं। अगर क्वेश्चन कोई पॉलिटी से रिलेटेड है तो हम आर्टिकल्स लिखते हैं, लॉ लिख सकते हैं, हम केस लॉ लिख सकते हैं। ओके, और अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट है तो हम उसको कोट करके अपने आंसर को एक कॉन्टेक्चुअल वे में भी आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है, हम उसको एज अ हेडिंग यूज करते हैं और फिर हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सपोज क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं तो हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट होता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन है ना, जो हमने पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो उसको ना एक समराइज वे में लिखना होता है। अगर आपके पास कोई वे फॉरवर्ड हो, कोई सजेशंस हो, कोई रिकमेंडेशन हो कमेटी की, तो आप इसके साथ अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर वे में आंसर दे सकते हैं। ओके, अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि आप कैसे मार्क को गेन कर सकते हैं। गेन, हाउ टू गेन मार्क्स। देखिए, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है ना तो 5 नंबर इजीली कोई भी ला सकता है, बट जो फाइट होती है 6 से 7 नंबर, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ एडिशन करना पड़ेगा। सपोज आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, अपना फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के लिए आपको ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं, ठीक है, कोई टाइमलाइन चार्ट बना सकते हैं अगर हिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, और अगर क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो आप मैप्स का यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आप जैसे इंडिया का मैप बना सकते हैं, ऐसे मतलब फटाफट, मतलब ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए ये मैप बनाने के लिए। तो इस टाइप से आप अपना मैप बना सकते हैं या यूपी का मैप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। तो ये आपको क्विक बनाना पड़ेगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो हम 11 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। तो हम इसमें आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको देखना है डायरेक्टिव वर्ड्स आपका क्या है, एग्जामिन करना है आपको। तो हमें क्या करना पड़ेगा एग्जामिन में, हमें रोल बताना है किसका, चीफ सेक्रेटरी का इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि आप एक A4 पेपर ले लीजिए या टेक्स्ट बुक ले लीजिए, यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर लिखिए और यहाँ पे साथ में ना कीवर्ड्स भी लिख लीजिए। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम पे। तो आपको ऑलरेडी कीवर्ड्स होंगे ना, तो आप काफ़ी आंसर अपने कीवर्ड्स के बेसिस पे ही लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिखिए काफ़ी और अपने ही नोट्स बनाइए, कीवर्ड्स लिखिए, आप अपना ही क्वेश्चन बैंक तैयार कर लीजिए। आप मार्केट से आपको कोई चीज़ परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर होगी भी तो आप सिर्फ मॉडल आंसर्स लीजिए उसके, ठीक है, और देखिए और अपने ही नोट्स बना लीजिए कीवर्ड्स के। ओके, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो चीजें करनी है, एक तो आपको डायरेक्टिव वर्ड्स देखना है कि डायरेक्टिव, क्योंकि कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, ये चीज फुलफिल अगर आपकी नहीं होगी ना, तो आप 125 वर्ड्स का पूरा कंप्लीट भी लिख देंगे तब भी आपको एक मार्क भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सपोज जो उसकी डिमांड है वो फुलफिल कर दी, चाहे 80 वर्ड्स में कर दी आपने, 100 वर्ड्स में कर दी, तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन होगा, हम इंट्रोडक्शन में एक कॉन्टेक्चुअल वे में इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि जो चीफ सेक्रेटरी है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो द चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट रैंकिंग सर्वेंट इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बोल दिया कि जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है ना, वो हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट है। ठीक है, तो आप इसको ना अंडरलाइन करेंगे एग्जाम में, तो ये एक अच्छा लुक देगा और ये आपके मार्क्स को भी गेन करने में हेल्प करेगा। प्लेइंग ए पाइवटल रोल, ठीक है, इसको हम इम्पोर्टेंट, पाइवटल इंपॉर्टेंट होता है, playing a pivotal role in the governance and bureaucratic management of the state। ये कीवर्ड्स हैं, आप नोट कर लीजिए। एज द प्रिंसिपल एडवाइजर, ठीक है, अब हमने बताया ये प्रिंसिपल एडवाइजर होता है। ठीक है, और टू द चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, द चीफ सेक्रेटरीज रोल, जो इसका चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, इज ए क्रिटिकल, क्रिटिकल रोल होता है इन इंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो उसकी जो हमारी मशीनरी है ना, स्टेट मशीनरी, उसको स्मूथली वर्क करवाना ही हमारा टारगेट होता है। एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और जो इसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। ओके, तो उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगा और स्मूथली होगा, उसको कौन एश्योर करेगा, चीफ सेक्रेटरी। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इसको हम कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन बोलेंगे। तो आप ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, एक ब्रीफ दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम बॉडी, बॉडी के अंदर जो हमारा कीवर्ड्स होंगे हम उसको ही यूज करेंगे। ठीक है, अब जो रोल है, रोल क्या होगा, रोल में हम सबसे पहले बताएंगे कि चीफ सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। द चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पैन अक्रॉस द वेरियस डायमेंशन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रोल, आप हेडिंग डाल सकते हैं, फिर आप सब हेडिंग यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं। दे एक्ट एज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के, और साथ में ये इंश्योर करते हैं कि जो इंटर डिपार्टमेंटल कोहेरेंस है, एफिशिएंसी आर मेंटेन, जो भी एफिशिएंसी है या इंटर डिपार्टमेंटल कोहेरेंस को मेंटेन रहे। दिस इंक्लूड द ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। ये जो देखते हैं कि जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई हैं, ठीक है, हमारी जो भी विधानसभा ने पॉलिसीज बनाई हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन को लुक करते हैं, मतलब देखते हैं कि उसका स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, पॉलिसीज हो गया, प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट मेकिंग द रोल क्रूशियल फॉर दैट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, और तो ये किस में हेल्प करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट इज चीफ सेक्रेटरी प्ले वाइटल रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी ना, उसमें भी इसका
रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही एडवाइस करता है किसे, चीफ मिनिस्टर को एंड कैबिनेट को। ओके, देयर इंसाइट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और ये जो इसको एक इंसाइट मिलता है, मतलब क्या हेल्प करता है जिससे कि ये अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। हेल्प इन शेपिंग पॉलिसीज दैट आर प्रैक्टिकल एंड अलाइंड विद द स्टेट, मतलब जो इनके एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो शेप देते हैं उन पॉलिसीज को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, नेक्स्ट इज द चीफ सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। ये जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, द चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट क्राइसिस रिस्पॉन्स इन द स्टेट। अगर कोई भी क्राइसिस आते हैं, सपोज बाढ़ आ गई या कोरोना के टाइम पे कुछ हो गया था, ये सब अर्थक्वेक आ गया, तो इस टाइप के जो डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं इसकी, और जो क्राइसिस अदर क्राइसिस होते हैं उनको कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, चीफ सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट इज दे लीड टू द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो लीड करते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, कोऑर्डिनेटिंग रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज एंड अदर इमरजेंसीज। ठीक है, द चीफ सेक्रेटरी रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, इन नेगोशिएशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अदर स्टेट एक्सटर्नल एजेंसी। अगर हमें सपोज कुछ फंडिंग चाहिए किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, तो उससे कोई भी नेगोशिएशन है या उसके अलावा किसी भी चीज पे नेगोशिएशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज और एनी अदर थिंग, तो उससे कौन नेगोशिएट करेगा, तो चीफ सेक्रेटरी नेगोशिएट करेगा। अब ये बता रहे हैं कि ये जो रूल है ना क्रूशियल है फॉर सिक्योरिंग अफोर्डेबल आउटकम फॉर यूपी, बी इट इन टर्म ऑफ फंडिंग, पॉलिसी, कंसेशन एंड कोलैबोरेशन। तो हमने इसको एक बता दिया है पॉइंट्स वाइज, बुलेट का आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप कि इसमें ये क्वेश्चन को हमने एक बॉडी भी दे दी है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंक्लूजन का। कंक्लूजन में क्या होता है, हम समराइज करते हैं। तो हम समराइज कैसे करने था, दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज अ सेंट्रल टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, की मतलब जो ये सेंटर में है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बिल्कुल सेंटर में आता है ये। ओके, serving as a linchpin that connect the government's vision with the execution। ठीक है, अब क्या होता है कि गवर्नमेंट होती है, उसके अपने विजन होते हैं, और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इन दोनों के बीच का जो जोड़ता है ना वो होता है चीफ सेक्रेटरी। तो आप ये ना यहाँ पे ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं इसको बॉक्स में करके। Through coordination, policy, guidance, crisis management, representation, the Chief Secretary ensure the administrative machinery of UP operate efficiently, effectively, facilitating the state overall development and governance। ठीक है, तो हमने इसके जितने भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स पढ़े थे उसको हमने लास्ट में एक कंक्लूजन में समराइज कर दिया और एक डिसेंट सा हमारा कंक्लूजन बन गया। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करें। ठीक है, तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगी। आप कोई डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं, उसे बॉक्स में बना दीजिए। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज लगती है, कीवर्ड्स लिखते हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स और आपका आंसर दूसरों से अलग कराएगा। तो आप ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।